लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सेटबैक डिस्टेंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और सेटबैक डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल भी हमने उसको सॉल्व आउट कर लिया। अब सेटबैक डिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल अलाइनमेंट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल हमने देख क्या लिया? ओवरऑल हमने देखा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स देखे हैं, साइड डिस्टेंस वो देखा है, साइड एलिमेंट्स देखा है, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। और वर्टिकल अलाइनमेंट डिस्कस करने से पहले हमने देख लेते हैं कि हमें वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्टिकल अलाइनमेंट की बात क्या हुई। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसे आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल पाथ में आपका जो अलाइनमेंट होता है उसके बारे में स्टडी किया आपने, उसमें हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में स्टडी किया। सेम ऐसे आप वर्टिकल अलाइनमेंट में न्यू थिंग्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में दो टॉपिक हैं आपके। पहला है एक ग्रेडियंट के बाद दूसरा पॉइंट है आपका वर्टिकल कर्व। आप दोनों वर्टिकल अलाइनमेंट में ही स्टडी करेंगे। ग्रेडियंट में आपको पढ़ना है रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। अब वर्टिकल कर्व में आपको पढ़ना है समिट कर्व एंड वैली कर्व। अभी क्या होगा, सबसे पहले आपको स्टडी करना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। ग्रेडियंट क्या होता है कि आपका जो भी रोड है या जो भी आपका पेमेंट है, जो भी रोड है उस जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल मूवमेंट करता है उस डायरेक्शन में कोई भी राइज या फॉल, ग्रेजुअली जो राइज एंड फॉल होता है उसी को आप ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा दूं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका ये रोड है, क्या है आपका ये रोड है, ये रोड की आपकी क्या है सेंटर लाइन है, ये रोड की आपकी सेंटर लाइन है। अब यहाँ पे आपका व्हीकल मूव कर रहा है, मान लीजिए आपका ये 2 लेन रोड है एंड 2 वे ट्रैफिक है, 2 लेन रोड है एंड 2 वे ट्रैफिक है। उससे डिपेंड नहीं करता चाहे वो 2 लेन रोड हो या 2 वे ट्रैफिक हो या सिंगल लेन रोड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस रोड में जो व्हीकल का डायरेक्शन है, चाहे ये व्हीकल का डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस साइड देखिए तो ये व्हीकल का डायरेक्शन, इस व्हीकल के डायरेक्शन में जो आपके रोड में जो भी राइज एंड फॉल होता है, किसमें आपके रोड में आपके पेमेंट में जो भी राइज एंड फॉल होता है उसी को आप ग्रेडियंट बोलते हैं। ये आपको डिस्कस कर चुका मैं प्रीवियस क्लासेस में, और जब मैं आपको कैम्बर ऑफ रोड पढ़ा रहा था उसी समय आपको डिस्कस भी कर चुका था कि ग्रेडियंट एंड कैम्बर क्या है, दोनों सेम थिंग है, दोनों क्रॉस स्लोप ही होते हैं, बस राइज एंड फॉल दोनों होते हैं। बस कैम्बर में क्या होता है आपको ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और ग्रेडियंट आपका राइज एंड फॉल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन होते हैं अब दोनों स्लोप ही हैं, राइट। तो ये जो स्लोप होता है ये हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, ये हमारा व्हीकल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जिस डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मूव करता है उस डायरेक्शन में हमारा जो भी राइज एंड फॉल होता है उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट में हमारे मेनी टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ग्रेडियंट्स, आपको देखना है ग्रेडियंट्स हमारा होता है पहला रूलिंग ग्रेडियंट, सेकंड होता है आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट, थर्ड होता है आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड फोर्थ होता है आपका मिनिमम ग्रेडियंट एंड कर्व। जो आपको वर्टिकल कर्व होता है उसमें आपको पढ़ना है सबमिट कर्व एंड वैली कर्व। अच्छा, सबमिट कर्व वैली कर्व क्या होता है आपको ये भी डिस्कस कर दूँ, उसके बारे में बाकी हम लोग डिटेल्स में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। सबमिट कर्व क्या होता है, आपका जो भी रोड का अलाइनमेंट होता है उसके रोड के अलाइनमेंट में अगर आपको ये इस टाइप का अलाइनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है ये रोड का, तो ये आपका ये जो टॉप पॉइंट है ये, तो ये आपका क्या होता है सबमिट कर्व होता है। और वैली कर्व में जो आपको अलाइनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है ये इस टाइप का अगर डाउनवर्ड फॉल जैसे होता है इसको हम लोग वैली कर्व होते हैं। आप कभी भी रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आपने एज ए सबमिट एंड वैली कर्व प्रोवाइड कराते हैं, उसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या रीज़न होता है, ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। बस आप सबमिट कर्व एंड वैली कर्व का आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया हूँ, इसको फिर डिज़ाइन करना है और इसके बारे में क्या क्या एडवांटेज है, इसको हम लोग क्यों प्रोवाइड कराते हैं हाईवे में, ये भी आपको डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल टॉपिक है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट में, जिसको हमें कवर अप करना है और इसके बाद हमें ये चैप्टर हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो ग्रेडियंट में हमने देखा कि ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेजुअल राइज एंड फॉल इन डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। सेम कि ग्रेडियंट क्या होता है कि ग्रेजुअल जो राइज एंड फॉल होता है इन डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, राइट। अब फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इफ इट इज ए ग्रेजुअल राइज इट इज कॉल्ड असेंडिंग
राइजिंग या पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो क्या बोल रहा है कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जो आपके डायरेक्शन ऑफ व्हीकल है उस डायरेक्शन में अगर राइज एंड फॉल होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। लेकिन अगर ओनली राइज होता है, ओनली क्या होता है अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राइज एंड फॉल का मतलब ग्रेजुअल राइज फॉल। ग्रेजुअल राइज फॉल का मतलब धीरे धीरे राइज फॉल, अचानक से ऐसा नहीं कि रोड आपकी 0 लेवल पे है और अचानक से 4 मीटर आप इंक्रीज कर दो, राइज कर दो, ऐसा नहीं। ग्रेजुअली आप उसको राइज करते हैं, ग्रेजुअली आप उसको क्या करते हैं, फॉल करते हैं। तो जो ग्रेजुअली राइज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग, राइजिंग या पॉजिटिव ग्रेडियंट। और सेम अगर आपका ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली आपका फॉल होगा तो उसी को आप लोग बोलते हैं डिसेंडिंग या नेगेटिव ग्रेडियंट, राइट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि असेंडिंग ग्रेडियंट आपका ग्रेजुअली राइज होता है उसको असेंडिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। एंड इफ इट इज ए ग्रेजुअल फॉल देन इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग, फॉलिंग या नेगेटिव ग्रेडियंट। तो जब आपका ग्रेजुअली क्या होता है, फॉल होता है तो उसको आप कॉल्ड बोलते हैं डिसेंडिंग, फॉलिंग या नेगेटिव ग्रेडियंट। तो आपको ये पॉइंट ओवरऑल क्लियर होगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ग्रेडियंट क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होते हैं। पॉजिटिव ग्रेडियंट क्या होता है जब आपका ग्रेजुअली आपका राइज होता है, और नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है जब आपका वो ग्रेजुअली फॉल होता है, राइट। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रूलिंग ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट कितने टाइप्स में आपको पता था, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। तो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट हमारा होता है कि ध्यान से देखिएगा, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है कि इट इज द ग्रेडियंट विच डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड इन कंफर्टेबल कंडीशन। तो रूलिंग ग्रेडियंट कहता है कि इट इज द ग्रेडियंट विच डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड इन कंफर्टेबल कंडीशन। This gradient is also known as design gradient. It depends upon topography, design speed and cost of construction. राइट तो जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डिज़ाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली आप एज ए इंजीनियर आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो भी हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उसमें आपको रूलिंग ग्रेडियंट ही प्रोवाइड करते हैं, जनरली आप रूलिंग ग्रेडियंट ही प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डिज़ाइन ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि कोई भी डिज़ाइनर होता है वो चाहता है कहीं एक कंफर्टेबल कंडीशन में, और जो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होता है वो एक कंफर्टेबल कंडीशन में होता है, इसलिए आप इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो और दूसरा जो ये रूलिंग ग्रेडियंट होता है ये डिपेंड भी करता है कि हमारा जो प्रोवाइड करने से पहले कि टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, डिजाइन स्पीड हमारी रोड की कैसी है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से है रूलिंग ग्रेडियंट, जो एक डिजाइन ग्रेडियंट भी इसी को बोला जाता है कि इट इज़ द ग्रेडियंट विच डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड इन कंफर्टेबल कंडीशन। दिस ग्रेडियंट इज आल्सो नोन एज डिजाइन ग्रेडियंट। इट डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी, डिजाइन स्पीड एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको समझ आया होगा रूलिंग ग्रेडियंट का। अब लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है, अरे कुछ अब रूलिंग ग्रेडियंट होगा तो लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है कि लिमिटिंग ग्रेडियंट आप तब प्रोवाइड कराते हैं जब लिमिटिंग ग्रेडियंट जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसका, रूलिंग ग्रेडियंट का ज़्यादा होता है, उस केस में आप फिर क्या प्रोवाइड कराते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट कराते हैं। ठीक है, आपने लिमिटिंग ग्रेडियंट तो प्रोवाइड करा दिया, अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किसका ज़्यादा है, रूलिंग ग्रेडियंट का, उसमें इशू नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस ये बोलता है कि ये ग्रेडियंट प्रोवाइड तो कराओ आप, पर जो व्हीकल का पुलिंग पावर है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। पुलिंग पावर का मतलब है कि जो व्हीकल का एफर्ट होता है, कोई भी गाड़ी है, चाहे मान लीजिए कि आपको बाइक है, अब बाइक आपका जो है तो 150 हॉर्स पावर्स की है, तो आपको वहाँ पे आपको 150 सीसी की है, तो उसके जो 150 सीसी का जो पुलिंग पावर है उस पुलिंग पावर में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। किसके अकॉर्डिंग, रोड के अकॉर्डिंग। 150 सीसी में वो जिस स्पीड से मूव कर रही है उसके पुलिंग पावर में कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट। ये ध्यान देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IRC, तभी आप लिमिटिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज आप नहीं कराएंगे। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड कराने के रीजंस क्या है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट देखिए कि लिमिटिंग ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय रूलिंग ग्रेडियंट इज मोर देन, मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, ज़्यादा है, उस केस में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय लिमिटिंग ग्रेडियंट, किसके कंपेयर में, लिमिटिंग ग्रेडियंट के कंपेयर में। तो रूलिंग ग्रेडियंट का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू लिमिटिंग ग्रेडियंट, उस केस में आप प्रोवाइड कराएंगे। ये भी डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, और IRC तो साफ बोलता है कि एज पर IRC इट शुड बी प्रोवाइडेड सच दैट पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल शुड नॉट बी कंप्रोमाइज।
और पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल का जो पुलिंग पावर है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, राइट, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को डिस्कस करने के लिए कि दिस ग्रेडियंट इज प्रोवाइड ओनली व्हेन केस इज अनअवॉइडेबल एज पर IRC इट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर लेंथ मोर देन 100 मीटर। तो एक्सेप्शनल नाम से देखिए, एक्सेप्शनल ग्रेड, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मतलब ये ग्रेडियंट हम तब प्रोवाइड कराएंगे जब कोई हमारे हाईवे के रूट में या हाईवे के अलाइनमेंट में हमारे ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जो अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उस केस में ही हम लोग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को प्रोवाइड कराते हैं। और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को हम अकॉर्डिंग टू IRC क्या बोलता है कि इसको प्रोवाइड हम अगर हमारे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की जो लेंथ है 100 मीटर से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराते। ये सबसे मोस्ट है, इसको एग्जाम में कई बार पॉइंट ऑफ से पूछ भी सकता है आपसे। अब अनअवॉइडेबल से मतलब क्या समझा आपने? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका हाईवे का अलाइनमेंट जा रहा है और हाईवे के अलाइनमेंट में आपका कोई वैली आ गई, या हो सकता है कोई आपका पहाड़ आ गया, माउंटेन आ गया, या कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जिसको आप हटा नहीं सकते, और आपको उसी रूट में ही बनाना पड़ता है। तो जब उसको अब आप अवॉइड नहीं कर सकते, उस केस में ही एक्सेप्शनल का मतलब ही होता है, नाम से एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू IRC बोलता है कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आप प्रोवाइड नहीं कराएंगे 100 मीटर से ज़्यादा। तो एज पर IRC इट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर लेंथ मोर देन 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर से ज़्यादा आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अब लास्ट पॉइंट है आपका मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट आपने रूलिंग ग्रेडियंट देखा, लिमिटिंग ग्रेडियंट देखा, क्यों कैसे IRC की कंडीशन क्या है, फिर आपने एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देखा, अब आप देख रहे हैं मिनिमम ग्रेडियंट। नाम से देखिए मिनिमम ग्रेडियंट मतलब मिनिमम ग्रेडियंट आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? तो मिनिमम ग्रेडियंट आप जो प्रोवाइड कराते हैं वो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आपके हाईवे में या अलाइनमेंट है उसमें ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। और आप इसको ऐसे प्रोवाइड कराते हैं कि जो आपका ड्रेनेज है, जो पानी है आपका, जो पानी रोड के में होता है वो ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लो हो जाए और ईजिली ड्रेनेज सिस्टम में पहुँच जाए। तो एज़ पर IRC बोलता है कि मिनिमम ग्रेडियंट जो होता है, तो देखिए मिनिमम ग्रेडियंट क्या है कि मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइड फ्रॉम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अलाउ ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, राइट, जो आपको समझा है वही है। एज पर IRC मिनिमम ग्रेडियंट इक्वल टू होता है 1/50। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट, मिनिमम ग्रेडियंट कई बार पूछ लेता है कि ग्रेडियंट में मिनिमम ग्रेडियंट। तो मिनिमम ग्रेडियंट जो होता है एज पर IRC बोलता है कि 1/1/500 फॉर किसके लिए? कंक्रीट ड्रेनेज सिस्टम है अगर तो, और 1/200 होता है फॉर किसके लिए? ओपन सॉइल ड्रेनेज सिस्टम है। तो अगर कंक्रीट का ड्रेनेज सिस्टम है तो 1/500 है, और अगर हमारा ओपन सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम है तो वो 1 क्या होता है हमारा 200 होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है मिनिमम ग्रेडियंट का। तो ये मैंने आपको ग्रेडियंट के बारे में समझाया कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, और मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, और तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू IRC। आपने अभी पढ़ा मैक्सिमम ग्रेडियंट किसका किसका होता है, और ये चार्ट है, इस डाटा है, इस डाटा को आप ध्यान रखना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम ग्रेडियंट आपका होता है अगर सीमेंट कंक्रीट का हमारा ड्रेनेज सिस्टम तो 1/500 होता है, और अगर हमारा सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम है तो हमारा 1/200 होता है। लेकिन आप मैक्सिमम ग्रेडियंट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रेडियंट अगर किसी का होता है तो वो होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको वेरीफाई करिए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अगर मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है तो सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का, मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। उसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट, उसके बाद आता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट, उसके बाद आता है मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट तो नाम से मिनिमम होगा तो सबसे छोटा मिनिमम ग्रेडियंट, उसके बाद आता है रूलिंग ग्रेडियंट, उसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट, उसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो ध्यान रखना है कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आपको सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है आपका मिनिमम ग्रेडियंट, राइट। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको पता नहीं, और पता आपको ऑलरेडी क्या होगा, आपको डाटा याद होगा। अकॉर्डिंग टू IRC डाटा होता है, ये है आपका रूलिंग ग्रेडियंट, ये है आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट, और ये है आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, राइट। तो अगर प्लेन या रोलिंग टेरेन है, प्लेन या रोलिंग टेरेन है, उस समय हमारा रूलिंग ग्रेडियंट होता है 3.3%,
लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है 5% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है 6.7%। ये आपके दिमाग में पीक में होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट आपको टिक करना पड़ता है। तो अगर प्लेन या रूलिंग टेरेन है तो आपका जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है 3.3% होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है आपका 5% होता है और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है आपका 6.7%। सेम अगर आपका माउंटेनियस है स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 300 मीटर अबव मीन सी लेवल, MSL का मतलब हो गया मीन सी लेवल से अगर 300 मीटर अबव है कब माउंटेन या स्टीप टेरेन है, और अगर वो एलिवेशन जिसका जो हाइट है एलिवेशन है वो 3000 मीटर से अबव है किसके मीन सी लेवल से, तो उस केस में आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है 5%, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है 6% और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है आपका 7%, राइट। और अगर आपका माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन है हैविंग एलिवेशन अप टू 3000 मीटर है एबव मीन सी लेवल, अप टू का मतलब है कि 3000 मीटर तक के बीच में, 0 से 3000 मीटर के अप टू है, तो उस केस में अगर 3000 से ज़्यादा है तो रूलिंग ग्रेडियंट होता है 5, 6 और 7, रूलिंग, लिमिटिंग एंड एक्सेप्शनल। और अगर हमारा अप टू 300 मीटर तक है एबव मीन सी लेवल से तो फिर आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है 6%, लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है 7% और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है 8%। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इस वाले डाटा को आपको दिमाग में रखना है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे नोट में डिस्कस करेंगे एट हायर एलिवेशन लेसर ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस ड्यू टू विच लेस फ्यूल बर्न एंड हेंस इट रिड्यूस पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल। तो ये क्या डिस्कस बोल रहा है कि अगर हायर एलिवेशन है, हायर एलिवेशन का मतलब मान लीजिए माउंटेन में है आप, ठीक है, अगर माउंटेन में है उस समय आपको जो ग्रेडियंट प्रोवाइड कराते हैं वो लेसर ग्रेडियंट प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा क्यों प्रोवाइड कराते हैं, लेसर ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज क्योंकि जब आप माउंटेन में मान लीजिए पहाड़ में किसी घाटी में है उस समय आपको लेसर ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का सबसे सिर्फ यही रीज़न है, उस वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। जब वो ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो हमारा व्हीकल में जो फ्यूल बर्न होता है वो हमारा व्हीकल में फ्यूल लेस बर्न होता है, जिसके कारण उसमें जो पावर होती है वो पावर क्या होती है, पुलिंग पावर उसकी रिड्यूस हो जाती है। इस कारण उसमें हमारा ऑलरेडी वो हमारा माउंटेन में है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, उससे हमारा पुलिंग पावर जो व्हीकल का फ्यूल जो बर्न होता है वो लो बर्न होता है और इससे हमारा पुलिंग पावर उसकी डिक्रीज हो जाती है, कम होती है, रिड्यूस होती है। तो वहाँ पे जो हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं वो हम लेस ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा इजीली मूव कर सके। अगर वहाँ पर ग्रेडियंट इंक्रीज प्रोवाइड कराएंगे, अगर ग्रेटर ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में तो हमारा व्हीकल का पुलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा, उसके कारण हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम लोग हायर एलिवेशन के केसेस में हम लोग लेसर ग्रेडियंट ही प्रोवाइड कराते हैं। समझ में आ गया आपको? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आ चुका है ESE में, देखिएगा। और क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन है कि द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन ए स्लोपिंग रोड्स इज 1 in 48। द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन ए स्लोपिंग रोड, कैम्बर कितना प्रोवाइड किया जा रहा है स्लोपिंग रोड में 1 in 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूलिंग ग्रेडियंट, तो इनमें से हमारा कौन सा रूलिंग ग्रेडियंट है? तो कैम्बर कितना प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको स्लोपिंग रोड में 1 in 48। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रूलिंग ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट तो आपको लास्ट टाइम ही पढ़ाया था, पहले भी पढ़ा चुका हूँ और फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? ग्रेडियंट होता है 2 times ऑफ कैम्बर ऑफ रोड के। ये आपको पहले ही बताया था जब जिस समय आपको कैम्बर पढ़ाया था, अब फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेडियंट इक्वल होता है 2 times किसके? कैम्बर ऑफ रोड को। तो आपको 2 times ऑफ कैम्बर ऑफ रोड को 2 into 1 in 48 का कर देंगे तो आपका सिंपल सा 2 into 1 in 48 कर क्या आएगा? 1 in 24 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, आपको सॉल्व करना है। समझ गए होंगे आप, इसका आंसर होगा C। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट हमारा इक्वल होता है 2 times ऑफ कैम्बर ऑफ रोड के। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको डिस्कस करना है, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस कराया और आपने 1 in 24 ऑप्शन में था, आपने टिक कर दिया और चले, आप खुश हो गए कि आपका ये आंसर क्या था? सही था। बहुत बढ़िया, सही भी था, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही था। पर आपने वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया।
कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया कि आपको लिखा यहाँ पे दिया हुआ था कि रूलिंग ग्रेडियंट, क्या लिखा हुआ था लास्ट में क्वेश्चन में, रूलिंग ग्रेडियंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रूलिंग ग्रेडियंट। आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रूलिंग ग्रेडियंट। अब आपने तो आपको पता है कि ग्रेडियंट होता है 2 टाइम्स ऑफ कैमरा अप्रोच, 2 इंटू 1/48 दिया था, कर दिया 1/24 आ गया, ऐसा लगा कि सीख चले आए। लेकिन जब आपकी बात आ गई रूलिंग ग्रेडियंट, और रूलिंग ग्रेडियंट आपको पता है कि रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है आपका, अगर हमारा कौन सा टेरेन है, हम आपको कैम्बर प्रोवाइड स्लोपिंग रोड है, तो उस केस में अगर आपको रूलिंग ग्रेडियंट, तो आपको रूलिंग ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पता है कि रूलिंग ग्रेडियंट आप 3.3% प्लेन या रोलिंग टेरेन है, प्लेन या रूलिंग टेरेन है। रूलिंग टेरेन मतलब रोलिंग, आपको स्लोपिंग रोड है, तो प्लेन या रूलिंग टेरेन है, उस केस में आप 3.3% आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है। और आपकी वैल्यू कितनी आई, 1/24 आई, जो कि आपकी 3.3% से क्या है, 3.3% से क्या है, कम है, क्या है, 3.3% से कम है। तो आप उससे कम वैल्यू को नहीं ले सकते, आपको फिर वो 1/30 ही लेना पड़ेगा, 3.3% ही लेना पड़ेगा। तो आपका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, 1/30। तो आपका आंसर 1/24 ना होकर 1/30 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेड कंपेंसेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस भी इससे आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे ग्रेड कंपेंसेशन। ग्रेड कंपेंसेशन होता क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। पहले ग्रेड कंपेंसेशन ग्रेडियंट पढ़ा, अब ग्रेड कंपेंसेशन क्या होता है। तो ग्रेड्स कंपेंसेशन कुछ नहीं होता। ग्रेड्स कंपेंसेशन व्हेन देयर इज ए हॉरिजॉन्टल कर्व इन एडिशन टू ग्रेडियंट, then there will be increased resistance to tractive force due to curve and gradient both. In this case, IRC suggests to compensate that grade so the pulling power of vehicle should not compromise. देखिए ग्रेड कंपनसेशन क्या है। ग्रेड कंपनसेशन कुछ नहीं है, आपको ग्रेडियंट बताया मैंने। अगर आपको आपने अभी तो सिर्फ जनरल ग्रेडियंट पढ़ा कि आपका जो रोड में जो भी राइज एंड फॉल होता है, ग्रेजुअली राइज एंड फॉल होता है, उसको आप ग्रेडियंट बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल कर्व है, क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल कर्व है। अब हॉरिजॉन्टल कर्व में तो आप ऑलरेडी आप वहाँ पे सुपर एलिवेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रोवाइड कराते हैं सुपर एलिवेशन। लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल कर्व है और उसमें भी आपको एडिशन क्या होगा, ग्रेडियंट है। तो कर्व के पास में तो ऑलरेडी आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ती है कि कम करनी पड़ती है आपकी व्हीकल की। दूसरा उसमें ग्रेडियंट प्रोवाइड है। इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होता है व्हीकल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होता है, तो वो कहा था ट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो हमारा कर्व में, और दोनों कर्व और ग्रेडियंट दोनों के केस में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस मिलता है। देखिए वही कौन लिखा, ग्रेड कंपनसेशन व्हेन देयर इज ए हॉरिजॉन्टल कर्व इन एडिशन टू ग्रेडियंट देन देयर विल बी इंक्रीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है टू ट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू कर्व एंड ग्रेडियंट बोथ। तो इस केस में IRC सजेस्ट करता है कि कंपनसेट द ग्रेडियंट को क्या कर दें, कंपनसेट कर दें, तो जिससे हमारा पुलिंग पावर ऑफ व्हीकल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब यहाँ पे ट्रैक्टिव फोर्स क्या है, यहाँ पे टर्म है ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स क्या है, तो ट्रैक्टिव फोर्स कुछ नहीं है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये मान लीजिए ट्रैक्टिव फोर्स आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा, आपको समझाता हूँ मैं ट्रैक्टिव फोर्स। ये मान लीजिए आपका कोई कर्व है, ये कर्व है, ये मान लीजिए आपका सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर कर्व है, ये आपका व्हीकल मूव कर रहा है, आप सर्कुलर कर्व में। राइट, तो सर्कुलर कर्व, तो ये आपको जो एफर्ट लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, ट्रैक्टिव एफर्ट लगा रहा है। राइट, और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो हमारा जो एंगल बनता है, हमारा जो अल्फ़ा एंगल बनता है, उसको हम लोग डोनेट करते हैं T cos अल्फ़ा। राइट, तो ये हमारा जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है जो हमारा यहाँ से लगेगा, कंपनसेट फोर्स लगता है जो हमारा व्हीकल प्रोवाइड कराता है। तो जब हम सर्कुलर कर्व में मूव कर रहे होते हैं उस समय हमारा इसका वेट जो होता है वो वेट होता है हमारा W
साइन थीटा, राइट। तो उस केस में हमारा एट्रैक्टिव फोर्स हमारा जो होता है वो क्या, उसको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। किसके कारण, जब हम लोग इसमें ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं और जब हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहे होते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्व रेजिस्टेंस फाइंड करिए, कर्व रेजिस्टेंस निकालिए। तो सिंपल सा कर्व रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है टी, जो हमारा इस साइड लग रहा है, और माइनस क्या होता है टी कॉस अल्फ़ा। यहाँ से हम लोग टी कॉमन लेते तो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू वो गिवन होगी, आपको कर्व रेजिस्टेंस आ जाएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल भी कई बार बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आपको समझाया मैंने ट्रैक्टिव फोर्स के बारे में कि तो ये इसके लिए हमें रेजिस्टेंस मिलता है, तो इसलिए हमें ग्रेड कंपनसेशन करना पड़ता है। तो आपको समझना कि ग्रेड कंपनसेशन हम लोग करते क्यों हैं, तो ग्रेड कंपनसेशन करने का ओनली ये रीज़न है, राइट। अब ग्रेड कंपनसेशन के लिए अकॉर्डिंग टू IRC बोलता है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू IRC, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू IRC बोलता है कि ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू होता है 30 + R/R। वो भी इसको किस में देखते हैं हम लोग, परसेंटेज में। इसकी वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए 75/R परसेंटेज से। अगर इससे वैल्यू ज़्यादा आ गई 75/R से, अगर वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, हमेशा 75/R की ही वैल्यू कंसिडर करेंगे। मतलब आपका ग्रेड कंपनसेशन जो होता है, ग्रेड कंपनसेशन 30 + R/R लेना है, लेकिन इसकी वैल्यू जो हो कभी भी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए 75/R से। अगर उससे ज़्यादा आई तो हम वैल्यू कौन सी कंसिडर करके चलेंगे, हमेशा 75/R को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार नोटिस दे रहा हूँ। तो जब आपने ग्रेड कंपनसेशन निकाल लिया तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालेंगे। जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट का फार्मूला आपका होता है, ग्रेडियंट जो आपको गिवन है अपान उसको माइनस कर देंगे, किसको, जो आपने अभी निकाला है ग्रेड कंपनसेशन से। इससे आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकल आएगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एज पर IRC बोलता है कि ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। अगर आपका कोई भी ग्रेडियंट है, अगर वो फ्लैटर देन है 4% से, तो आपको कोई भी ग्रेड कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बात को आप ध्यान रखना। अगर आपका कोई भी ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 4% से फ्लैटर है, ठीक है, फ्लैटर देन 4% है, तो उस समय आपको कोई भी ग्रेड कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। और कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो आप कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालेंगे शुड नॉट बी लेस देन 4%। जो भी आप कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालेंगे कभी भी 4% से कम नहीं हो लेना है, 4% से ज़्यादा ही। देखो पहली बात, 4% के लिए आप कोई भी ग्रेड कंपनसेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है। 4% से अगर फ्लैटर है हमारा कोई भी ग्रेडियंट, तो उसके लिए आपको ग्रेड कंपनसेशन निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आपने कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकाला है तो उसकी वैल्यू कभी भी 4% से कम नहीं आनी चाहिए, उसको वैल्यू को हमेशा 4% या 4% से ज़्यादा आनी चाहिए। इस बात को हमेशा आपको दिमाग में रखना है। समझ में आए बात को, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर IRC इसके रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल भी बनते हैं कि ग्रेड कंपनसेशन आपको कभी भी नहीं रिक्वायर्ड होता अगर आपका ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4% है। और अगर आपने कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकाला है तो उसकी जो वैल्यू है कभी भी कम नहीं आनी चाहिए 4% से। अगर 4% से कम है तो 4% चलेंगे। और इसका एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको पूरा ग्रेड कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ग्रेड कंपनसेशन का आपको न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं और आपको उसको ध्यान रखना है कि स्टेट PSC में और ये तो JEE में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और न्यूमेरिकल को आप छोड़ना नहीं, क्योंकि छोटे से न्यूमेरिकल हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली सॉल्व करके आ जाएंगे। इस न्यूमेरिकल के बाद हम बताएंगे आपको सबमिट करके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे।